दोस्तों, अतुल फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया को देखेंगे। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मात्रा के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और मूल्य के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। 2019 से 2020 में इनका एनुअल टर्नओवर Rs 2,89,988 करोड़ था। इंडिया में एलोपैथिक मेडिसिन का निर्माण और उपयोग ब्रिटिश रूल के दौरान शुरू हुआ था। इंडिया में जो एलोपैथी मेडिसिन का निर्माण होता था वो ब्रिटिश रूल जब अंग्रेज आए थे तभी से शुरू हो गया था। पहली इंडिजिनस या इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1842 में स्थापित की गई थी और वह बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क था। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को वर्ल्ड मार्केट में पहचान मिली और बेटर परफॉर्मेंस किया। ये कंपनीज बेटर परफॉर्मेंस कर रही हैं और इंडियन पॉपुलेशन के साथ साथ अदर कंट्रीज की नीड्स को भी पूरा कर रही हैं। इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वह जेनेरिक ड्रग, ओटीसी ड्रग, वैक्सीन बनाने का वर्क करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री न्यू ड्रग की रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वह नई ड्रग की खोज में भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। इंडिया डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस और मीजल्स वैक्सीन का ग्लोबल लीडर है। सबसे ज़्यादा इंडिया बनाकर बेच रहा है। भारत दुनिया भर में लाखों लोगों को सस्ती और कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। जो भारत जो दवा बनाता है वह लोगों को सस्ती बहुत कम लागत पर दे देती है। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया, हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। एलोपैथी मेडिसिन की फार्मेसी प्रैक्टिस ब्रिटिश रूल के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन उस टाइम पर कोई रूल्स, रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन नहीं था। किसी को भी फार्मेसी प्रोफेशन में वर्क करने का अधिकार था। एलोपैथी मेडिसिन की फार्मेसी प्रैक्टिस जो थी वह ब्रिटिश रूल के दौरान ही शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं था। कोई भी दवा बेच सकता था, कोई भी दवा को मैन्युफैक्चर कर सकता था, उसे बना सकता था। उस समय किसी को कोई जैसे आज हमें डिग्री लेना पड़ता है, डिप्लोमा या बी फार्मा करना पड़ता है, लेकिन उस समय कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं था। कोई भी ऐसे दवा को बेच सकता था। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट लागू होने के बाद फार्मेसी प्रोफेशन इस एक्ट द्वारा गवर्न होता है। इस एक्ट के तहत विभिन्न बोर्ड और अथॉरिटीज बनाई गई, जैसे पीसीआई, डीटीएबी, ड्रग इंस्पेक्टर। ये एक्ट इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन और फार्मेसी प्रोफेशन जैसे मैन्युफैक्चरर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और अदर ड्रग रिलेटेड मैटर को रेगुलेट करता है। की कंपोनेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, इसमें पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। डी फार्मा, यह एक 2 ईयर का कोर्स है जो फार्मासिस्ट बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। डी फार्मा जो है वो एक 2 ईयर का कोर्स है। ये कोर्स है, डिग्री नहीं है, जो फार्मासिस्ट बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन। बी फार्मा, यह 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो फार्मेसी के क्षेत्र में गहन ज्ञान प्रदान करती है। बी फार्मा जो है एक डिग्री कोर्स है। एम फार्मा, यह पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है
जो फार्मेसी के विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती है। फार्मा डी यह 6 ईयर का कोर्स है जो क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केयर पर केंद्रित है। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सभी फार्मासिस्ट को दूसरा टॉपिक है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। सभी फार्मासिस्ट को स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य होता है। ये हमारा जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे थे फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, ये भी पूरा हो गया। अब हम आगे अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन या फार्मेसी प्रोफेशनल एसोसिएशन। इंडिया में कई अलग अलग एसोसिएशन हैं। ये एसोसिएशन अपने मेंबर को एजुकेट और सपोर्ट करते हैं। ये फार्मेसी प्रोफेशन के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये साइंटिफिक इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये फार्मेसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एसोसिएशन फार्मेसी प्रोफेशन को बेटर बनाने का प्रयास करती हैं। नेम ऑफ सम एसोसिएशन पहला है द कोलकाता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, दूसरा है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, तीसरा है द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, चौथा है इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, पांचवा है इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एसोसिएशन। पहला है फार्मेसी प्रोफेशन का विकास करना, प्रोफेशन स्टैंडर्ड को बनाए रखना, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रदान करना, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। इसी के साथ हमारा ये भी टॉपिक पूरा हो गया। अब हम इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है फार्मेसी एज ए करियर। ये हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम आगे के लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। फार्मेसी का करियर निम्न जगहों पर है। पहला एकेडमिक, दूसरा कम्युनिटी फार्मासिस्ट, तीसरा एनालिटिकल केमिस्ट, चौथा क्लिनिकल रिसर्च, पांचवा ड्रग इंस्पेक्टर, छठवां ड्रग रेगुलेटर, आठवां हो गया हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, होलसेल और रिटेल फार्मासिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब ये सब इन सभी को हम पॉइंट वाइज मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पहले को पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसी तरह हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला है एकेडमिक। एकेडमिक में फार्मासिस्ट किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच लिंक का काम करते हैं। एकेडमिक में जो फार्मासिस्ट होते हैं वह किसी कॉलेज में जाकर बच्चे को पढ़ाते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेज के बीच एक लिंक का काम करते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट डिप्लोमा या डिग्री के बाद फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रूप में वर्क कर सकते हैं। कोई मतलब डिप्लोमा करे या कोई डिग्री लेने के बाद फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रूप में वर्क कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट। एनालिटिकल केमिस्ट फार्मासिस्ट इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करता है और फिर उसका इंडस्ट्री में यूज करता है। एनालिटिकल केमिस्ट में फार्मासिस्ट इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करता है और फिर उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट का इंडस्ट्री में यूज करता है। क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में फार्मासिस्ट
क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट के रूप में कार्य करता है। ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर पे जाकर चेक कर सकता है कि फार्मासिस्ट एक्सपायरी दवा तो नहीं बेच रहा है। जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वह मेडिकल स्टोर पर जाकर ये चेक करेगा कि जो फार्मासिस्ट वहाँ है वो मौजूद है कि नहीं और वो एक्सपायरी ड्रग तो नहीं बेच रहा है। ड्रग रेगुलेटर। ड्रग रेगुलेटर बड़े पैमाने पर ड्रग की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की देखरेख करता है। जो ड्रग रेगुलेटर होता है वो बड़े पैमाने पर मतलब जो ड्रग बाहर भेजी जा रही है या बाहर से मंगाई जा रही है उसकी देखरेख करता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में जो फार्मेसी होती है उसकी देख रेख करता है कि कौन सी दवा ख़त्म होने वाली है और कोई दवा एक्सपायर तो नहीं हो गई है। रिटेल फार्मासिस्ट। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद एक रजिस्टर फार्मासिस्ट रिटेल फार्मासिस्ट के रूप में वर्क कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट में फार्मासिस्ट दवाओं की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच करता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर). मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर पे जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और लोगों को समझाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से क्या क्या फ़ायदा है और हमारा प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें फार्मासिस्ट नई दवाओं की रिसर्च करता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में फार्मासिस्ट दवाओं की ब्रांड को मैनेज करता है। इसी के साथ इस लेक्चर में हम लोग 4 टॉपिक देखने वाले तो चारों पूर्ण हो गया। अब हम आगे के लेक्चर में अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।